हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप देख रहे हैं हमारा एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम अभी क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी ज्योग्राफी से डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम अभी प्रैक्टिकल वर्क्स इन ज्योग्राफी पार्ट टू, उसका चैप्टर नंबर 2 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड। तो डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, खास करके जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत तरीके के एग्जामिनेशंस में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं डेटा प्रोसेसिंग, उसमें कौन कौन से टेक्निक्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं और किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज्वाइन भी ज़रूर करिए। तो आइए सीखते हैं डेटा प्रोसेसिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्रैक्टिकल वर्क्स इन ज्योग्राफी पार्ट 2 का, जिसका टाइटल है डेटा प्रोसेसिंग। तो अगर आपने सोर्सेस ऑफ डेटा समझा और उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ डेटा को देखा, तो अगला चीज क्या होता है डेटा एनालिसिस में? डेटा प्रोसेस करना होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने पहले सीखा कि ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा मेक्स देम कॉम्प्रिहेंसिबल। मतलब इसका ये है कि किसी भी डेटा को, रॉ डेटा को अगर आप किसी को दे देंगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है, उसको सिस्टमैटिकली समझना मुश्किल होगा। लेकिन उसी को अगर आप ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करेंगे तो वो बेटर मीनिंगफुल चीजों को देगा, राइट? तो ये नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यहाँ कही गई हैं कि होती हैं, जो कि इस चीज को करने के लिए हम यूज करते हैं। तो डेटा एनालिसिस में हमें बहुत सारे प्रोसेसिंग टूल्स की नीड है। अब इस चैप्टर में क्या कहा गया है कि हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ लिस्ट यहाँ पे है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। ये तीन मेजर्स को हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि ये क्यों जरूरी है सीखना और इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहला चीज है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सीखने से हमें क्या मिलेगा कि अगर एक रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें डेटा कितना सेंट्रली अलाइंड है, यानी कोई एक वैल्यू जो सेंटर में हो उसके इर्द गिर्द डेटा है या उससे दूर है डेटा। यानी अगर मैं बोलूं कि 0 to 100 के रेंज में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो 50 जो होता है हमारा बीच का पार्ट है और उसके बाद अलग अलग 50 नंबर्स हैं। तो अगर 50 के आसपास बहुत सारे डेटा है, यानी बहुत सारा डेटा 45 है, 48 है, 52 है, 57 है, यानी थोड़ा सा उसका टेंडेंसी टुवर्ड्स सेंट्रल है। लेकिन डेटा अगर 91 है और फिर 02 है, 97 है, इधर 11 है, तो ये बहुत ज्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको समझना है, उसके लिए ये टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। तो जिसमें पहले है सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसको समझिए एक एक करके, फिर हम डिस्पर्जन पे आएंगे और फिर रिलेशनशिप पे आएंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये प्रोवाइड करता है एक वैल्यू जो कि है आइडियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी अगर आपको हर एक को इंडिविजुअली नहीं पढ़ना, आप चाहते हैं आपको एक नंबर मिले जिससे आप डेटा का एक आइडिया लग जाए कि अच्छा ये डेटा इस तरीके का है, तो वो क्या होगा? तो वो सेंट्रल टेंडेंसी के वैल्यू हो सकते हैं, राइट? जिसमें आप देखेंगे कि मीन वर्ड, एवरेज वैल्यूज का अक्सर इस्तेमाल होता है, राइट? तो ये मेजर क्या करता है कि डेटा कितना सेंट्रली अलाइंड है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, तो ये दूसरी बात कहता है, ठीक, कि डेटा कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्पर्स्ड है, राइट? इसका मतलब एक सेंट्रल एरिया के अलोंग है डेटा या दूर दूर है, या उससे आप डिवाइड करके देख सकते हैं, राइट? तो आप देखिए तीसरा चीज क्या है, मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर मैं बोलूं कि दो वेरिएबल है, रेनफॉल है और प्रोडक्टिविटी है, यानी वीट आप उगाते हैं या राइस उगाते हैं, उसका डेटा आपको मिल गया, दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है? रेनफॉल ज्यादा होने से राइस ज्यादा होगा या रेनफॉल कम होने से राइस कम होगा? ऐसा कुछ है या कुछ और है? तो ये जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अगर आपको निकालने हो वेरिएबल्स के बीच में डेटा में, तो आप क्या यूज करेंगे? आप मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप यूज करेंगे। तो इसके लिए डेटा अगर सेंट्रल पॉइंट के आसपास है तो आप टेंडेंसी देखेंगे उसका। अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, सेंट्रल से दूर किस तरफ है, आधा डिवाइडेड इधर है आधा इधर है, कुछ इस तरीके का है, तो आप देखेंगे कि डिस्पर्जन कैसा है डेटा का। नहीं तो फिर रिलेशनशिप देखेंगे। तो इतने सारे वेरिएबल्स, इतनी सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। अब आते हैं हम पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। तो क्या कहा गया है? मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रेनफॉल, एलिवेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या करता है? वैरी करता है, राइट? वेरिएबल्स हो गया ये सारा।
तो इसको आपको अगर समझना है ऑब्जर्वेशंस को डेटा में, तो आप कैसे निकालेंगे एक सिंगल वैल्यू जिससे ये सब रिप्रेजेंट हो जाए। राइट, मेन मुद्दा यहां है। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर रेफर टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी इससे आपको सेंटर एक पॉइंट मिल जाएगा जो आपको आइडिया दे देगा कि हाँ ये डेटा इस तरीके से अलाइंड है सेंट्रली। राइट, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस भी कहते हैं। तो ये ध्यान रहिए, इसमें स्टैटिस्टिकल एवरेज की बात कही गई है। तो इसमें टेक्निक्स क्या है, तो मीन है, मीडियन है, मोड है। राइट, ये 3M याद रखिएगा, मीन मीडियन मोड। तो एक एक करके हम थोड़ा देखेंगे कि मीन क्या है। तो मीन जो है वो क्या है, एक एवरेज वैल्यू है जिसको आप सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। राइट, तो ये चीज आप इसको देखेंगे कि इस तरह से निकालते हैं। फिर आता है मीडियन, अगला चीज। तो मीडियन क्या है, ये वैल्यू एक रैंक का है। राइट, ये डिवाइड करता है पूरे डेटा को टू इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने वाला लाइन है आपका मीडियन लाइन। राइट, यही कहा गया है यहां पे। और ये इंडिपेंडेंट है एक्चुअल वैल्यू से। इसमें एक्चुअल वैल्यू का मतलब नहीं है, इसमें वैल्यू मतलब है किस पोजीशन से आप एक लाइन खींचे कि डेटा दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाए। ये पोजिशनल एवरेज है, इसीलिए ध्यान दीजिए। राइट, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोड क्या है, मोड है मैक्सिमम अकरेंस का, यानी किसी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यानी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया, राइट, पूरे क्लास का, उसमें ज्यादातर बच्चे ने 75% लाया, यानी 75 75 75, ये नंबर्स आपको बहुत बार मिल रहा है। तो उस डेटा का मोड क्या होगा, 75, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम अकर कर रहा है। राइट, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट या वैल्यू जो कि सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नंबर होगा, कि अगर आप बोलेंगे कि ज्यादातर बच्चों को क्या वैल्यू आया, क्या नंबर आया, तो अराउंड 75% जो है वो सबसे कॉमन वैल्यू है। राइट, तो इस तरह का डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं। अब इसको डिटेल में यहाँ पे फॉर्मूला वाइज दिया गया है। तो ध्यान रहे, मैं फॉर्मूला और कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा यहाँ पे क्योंकि डेटा यूज करके नहीं बताने वाला हूँ, तो जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन आप इनको प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे रैंडम डेटा सेट्स लेके और भी स्टैट्स की किताब लेके, तो आप इसमें बेहतर होंगे। बट पहले इसके मतलब को समझ लीजिए। तो मीन क्या है, ये सिंपल अरिथमेटिक एवरेज है। राइट, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इन सब के टोटल को और उसके नंबर को आप जोड़ेंगे जब डिवाइड करके, तो आपको मिल जाएगा। इसमें दो मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 3 है, राइट, मान लीजिए 50 है, 50 है, 70 है। अब इसका मीन निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, इन तीनों को पहले जोड़िए, और तीनों को जोड़ के अगर आप देखेंगे 170 है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 3 है। सो इस तरह से तो मीन निकलता है। ये स्टैंडर्ड एवरेज प्रैक्टिस है। लेकिन यहां पे आपको देखना है कि डेटा ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। अब इसका क्या मतलब, तो अनग्रुप्ड डेटा में क्लासेस नहीं होगा। राइट, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्लासेस। राइट, ये चीजें नहीं होंगी क्योंकि वो अनग्रुप्ड है। राइट, तो आप देखिए यहाँ पे इसमें दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। राइट, इसमें मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स बार अगर मीन है तो इसका वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, समेशन है। ये याद रखिएगा, ये समेशन कहते हैं इसको। ये जो आप ये ई जैसा जो आप सिंबल देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड समेशन। तो समेशन एक्स अपॉन एन, यानी यहां पे एक्स था वैल्यूज और एन है नंबर। राइट, यहां पे देखिए मीन है सम ऑफ सीरीज ऑफ मेजर्स। राइट, एक्स जो है रॉ स्कोर है, और समेशन एक्स इस टोटल हो गया, और एन क्या हो गया इसका, नंबर ऑफ मेजर्स। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट मेथड आप इसको यूज करके देखिए, यहाँ पे दिया गया है। तो क्या दिया गया है, मालवा प्लेट्यू का डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उसका नॉर्मल रेनफॉल है मिलीमीटर्स। तो नॉर्मल रेनफॉल का डेटा आपको क्लास में नहीं दिख रहा है, एब्सोल्यूट डेटा है ये। राइट, क्लियर कट। अब इसको आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो पहले आप क्या निकालेंगे, तो आपको इस वैल्यू के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो आप देखिए समेशन एक्स चाहिए, यानी पहले तो टोटल एक्स का जो वैल्यू है उसका सम आपको चाहिए होगा। राइट, फिर एन चाहिए, तो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7। राइट, तो 7 है आपका यहाँ पे एन। तो इसी तरीके से आप अगर निकालेंगे तो फिर वैल्यू डाल के आपका फिर फाइनल वैल्यू आएगा। ये बहुत कॉमन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। अब इनडायरेक्ट मेथड जो है वो देखिए। अब यहां पे दिया गया है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तब तो मुश्किल हो जाएगी। छोटे ऑब्जर्वेशन से 6 7 ऑब्जर्वेशन है तब तो ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन है तो ठीक है। लेकिन अगर यहीं 75 ऑब्जर्वेशन हो तो, 25 ऑब्जर्वेशन हो तो, 40 ऑब्जर्वेशन हो तो ऐसे केस में कई बार हम लोग ना इनडायरेक्ट मेथड यूज करना भी पसंद करते हैं। तो अब देखिए क्या करता है, रिड्यूस करता है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन टू स्मॉलर नंबर, इसलिए करते हैं यूज। ध्यान रहे क्या करते हैं और क्यों करते हैं, अगर पता होगा तो फिर फॉर्मूला भी आप आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूं कि इसको यूज क्यों करते हैं, जब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आपको रिड्यूस करना हो।
राइट। तो आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए, इसमें कोडिंग कहा जाता है इसी को, राइट, कि क्या करते हैं आप एक अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में और उसको सब्सट्रैक्ट करते चलते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी बदल गया है। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला है समेशन एक्स, दैट इज एक्स बार, यानी यहाँ पे मीन जो है एक्स बार वो क्या हो गया है, ए दैट इज एज्यूम्ड मीन, राइट, उसका जो सब्सट्रैक्टेड कांस्टेंट है प्लस समेशन डी अपॉन एन, राइट। तो ए, समेशन डी और एन, इन तीन चीजों का वैल्यू चाहिए अब आपको। तो अब अगर आप करेंगे इसको फॉर्मूला में तो आपको इस तरीके से वैल्यू सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड करिए चाहे इनडायरेक्ट मेथड करिए। तो यहाँ पे देखिए अब ये वैल्यू लिखे आए गए, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे x माइनस 800 ले लिया गया, यानी 800 को अज्यूम मीन ले लिया गया और सब में से 800 माइनस कर दिया गया, राइट। सब में से अगर माइनस कर देंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, इतना बड़ा वैल्यू नहीं आके छोटा वैल्यू आ गया। अब छोटा वैल्यू को कंप्यूट करेंगे आप, दैट विल बी इजी फॉर यू। तो आपने आसानी से इसको कर दिया यहाँ पे और वैल्यू आपका आसानी से आ गया, राइट। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा पे चले आते हैं। और जब आप ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे स्कोर्स को आप, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखेंगे, इसमें मिड पॉइंट वैल्यू का बड़ा इंपॉर्टेंस होगा, राइट। तो अगर आप मिड पॉइंट वैल्यू को समझते हैं, जैसे 0 to 10 है डिस्ट्रीब्यूशन, तो मिड पॉइंट क्या होगा, 5 होगा, राइट। तो ये चीज को समझिए कि मिड पॉइंट के हिसाब से इसको कंप्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एक्स बार जो है वो समेशन एफ एक्स अपॉन एन है, राइट। एफ एक्स क्या है, एक्स का जो मिड पॉइंट के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप देखिए पहले इसको कैसे किया गया है ताकि आप आसानी से समझें। क्लासेस दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया गया, राइट। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास है तो आप क्या करेंगे, फिर इसके साथ आपको एफ एक्स चाहिए, राइट। तो यहां पे ध्यान रखिए कि अगर फ्रीक्वेंसी ये है, राइट, तो मिड पॉइंट वैल्यू को एक्स वैल्यू बोलेंगे यहाँ पे। तो मिड पॉइंट क्या है आप देखिए, तो यहाँ पे 50 to 70 है, राइट। ये फ्रीक्वेंसी 10 है, मिड पॉइंट क्या है, 60, राइट। अब मिड पॉइंट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 600, राइट। और फिर डी वैल्यू निकालना है क्योंकि आपके फॉर्मूला में डी वैल्यू चाहिए। तो डी वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देखिए, जो आप ऊपर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि डी वैल्यू जो हम निकालते हैं तो इस तरीके से आपका डी वैल्यू इज x-100, राइट। तो x-100 आपका यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दिया गया है ये वाला, आप देखिए कंप्यूटेशन ऑफ मीन में 100 है आपका मिड पॉइंट, इसको एज्यूम कर लिया आपने। तो आप 100 में से माइनस करेंगे तो किस तरीके से आएगा, 60 है और आपने 100 माइनस तो -40। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए सारे वैल्यूज जब निकल जाएंगे तो समेशन एफ एक्स भी निकल जाएगा, समेशन एफ डी भी निकल जाएगा, राइट। ये सारे वैल्यूज आपको इस तरीके से पहले कंप्यूट करना है। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में यहाँ पे माइनस प्लस का साइन लगाना भूल जाते हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा जब भी आप करते हैं। तो ये चीज करने के बाद जब आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू दे दिया गया है इस तरीके से। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला मेथड जो है, राइट, सेम। तो मिड पॉइंट ऑफ अज्यूम मीन ग्रुप ए जो है, यहाँ पे अज्यूम मीन ग्रुप आप देख सकते हैं पीछे ऐसे अज्यूम मीन में ये वाला लिया गया है, 100 वाला जो लिया गया है पीछे टेबल में यहाँ पे दिया गया है कि ये वाला जो है अज्यूम मीन, इसको मान के चलिए, राइट। तो आप एक ही बार कंप्यूट कर लिया और एक बार डायरेक्ट मेथड से कर लिया, एक बार इनडायरेक्ट मेथड से कर लिया। इनडायरेक्ट मेथड में ये सारे वैल्यू आपका एफ वैल्यू है, डी वैल्यू है, राइट, ये चीज है। और डायरेक्ट वाले मेथड से समेशन एफ एक्स बाई एन है, आप डायरेक्टली करके निकाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे समेशन एफ एक्स तो निकाल लिया, राइट, और एन वैल्यू आपके पास है तो समेशन एफ एक्स बाई एन करके आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं इसको, राइट। तो समेशन एफ एक्स बाई एन कर लिया तो डायरेक्ट मेथड से आ गया। और अगर आपको एफ डी वैल्यू निकालना है, इस तरीके से करना है, तो आप पूरा पूरा फॉर्मूला यूज करिए। तो ये दे दिया गया है। अब होल पॉइंट इज कि फॉर्मूला में कंफ्यूजन तभी होता है जब आपको कॉन्सेप्ट साफ ना हो, राइट, कि ये डी वैल्यू कहाँ से आया, एक्स वैल्यू कहाँ से आया, एफ एक्स वैल्यू कहाँ से आया, राइट। तो ये चीजों को आप क्लैरिटी से समझिए और पढ़िए ताकि ये आसान लगे आपको। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है कि एक ही टेबल में दोनों चीज दे दिया गया है। आप इसी से डायरेक्ट वाला मेथड भी कर लीजिए और आगे यहाँ पे डी वैल्यू, एफ डी वैल्यू, ये सब दे दिया गया है जिससे आपको क्या है आगे काम आएगा। यहाँ पे लिखा गया है इस चीज को, राइट। तो आप एक ही टेबल से दोनों चीज करते हैं, डायरेक्ट मेथड करिए, इनडायरेक्ट मेथड करिए, आंसर्स मैचिंग का भी काम कर सकते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आप डायरेक्ट मेथड यूज करिए तो डायरेक्ट करिए, नहीं मेंशन्ड है तो आप दोनों तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। अब बात होती है अगले वैल्यू की, जो है मीडियन वैल्यू। अब मीडियन क्या है,
पोजिशनल एवरेज है, यानी एक ऐसा लाइन जहां से डेटा दो पार्ट में इक्वल डिवीजन हो जाए, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों साइड बराबर हो इस लाइन पे, राइट, इस पॉइंट से। तो ये चीज है। अब इसका कंप्यूटेशन देखिए अनग्रुप डेटा के लिए पहले। तो क्या है, वैल्यू ऑफ n+1/2 एथ आइटम। तो कौन सा आइटम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे आइटम्स हैं, तो ये वाला आइटम या ये वाला आइटम या ये वाला आइटम, तो आपको पता है ये वाला आइटम का जो वैल्यू है, दो इधर है दो इधर है, राइट, तो ये वाला मीडियन वाला होगा। तो इस तरीके से n+1/2th आइटम, तो ये इस तरह से निकालते हैं इसको। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो समझ आएगा, कैलकुलेट मीडियन हाइट ऑफ माउंटेन पीक्स। इसमें देखिए मीडियन हाइट कहां से कैसे निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला चीज जो ध्यान में रखना है कि आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, राइट। तो अरेंजमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज मस्ट। कई बार लोग सीधे करना काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मीडियन जब भी निकालिए तो डेटा को अरेंज करिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब आप अरेंज करेंगे उसके बाद जब आप कंप्यूट करेंगे 8/2th आइटम यानी फोर्थ आइटम, तो फोर्थ आइटम कैसे, अगर अरेंजमेंट ठीक रहेगा तब ना नंबर ऑफ फोर्थ। तो आप छोटे से जाएंगे 7 8 1 7, ये और ये फोर्थ आइटम है, तो ये हो गया आपका मीडियन वैल्यू ऑफ द हाइट्स ऑफ द माउंटेन्स, राइट। ऐसे ही आप ग्रुप डेटा में करेंगे तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब फॉर्मूला को थोड़ा आप देखिए और सारे वैल्यूज को समझिए, राइट। तो फॉर्मूला को यूज करिएंगे तो ये सारी वैल्यूज जो है, ML जो इसमें लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, राइट, ये सारा यूज होता है, इंटरवल यूज होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यूज होता है। तो इस तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हैं इसमें सारे वैल्यूज को, और वैल्यूज में आप फॉर्मूला में डालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से कंप्यूट कर रहे हैं, राइट। अब आता है मोड। मैं इन फॉर्मूलाज के अलावा बहुत ज्यादा इसको सॉल्व करने पे नहीं जा रहा हूं, बिकॉज वो आपका काम है, प्रैक्टिकल वर्क ऑफ ज्योग्राफी है। तो आप प्रैक्टिकली कोई डेटा लेके उसमें कंप्यूटेशन करके देखिए तो समझ आएगा और बेहतर। यहाँ कॉन्सेप्चुअली चीजों को बस ध्यान में रखने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ इस चैप्टर में। अब आता है मोड में, जो मॉड्यूलस वैल्यू हम कहते हैं, तो उसको आप Z से या M0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अनग्रुप डेटा अगर है, जैसे इस तरह से डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें देखिए एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया आपका मोड सीधे सीधे, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी अरेंजमेंट जरूरी है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको साफ पता लगेगा कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो अगर डेटा में एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो होगा यूनी मॉडल, यूनी मतलब सिंगल, राइट। लेकिन अगर डेटा में ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे मल्टी मॉडल, राइट, या ट्राई मॉडल अगर तीन है तो बाई मॉडल हो सकता है अगर दो नंबर्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 82 है और यहाँ पे 11 है, तो ये बाई मॉडल डेटा हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप देख के बता सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। अब कंपैरिजन अगर करें, राइट, सेंट्रल टेंडेंसी के इन सबको, मीन मीडियन मोड को, तो इसको आप देखेंगे कि इसके लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, जिसको हम बेल शेप कर्व बोलते हैं या नॉर्मल कर्व बोलते हैं, राइट। अब ये नॉर्मल कर्व जो होता है, अब देखिए इस तरीके से दिखता है, राइट। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस को जब आप रखेंगे तो आपको एक मिड वैल्यू जो आएगा, ये वाला लाइन जो है, आप देखिए यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन में, इस टॉप पॉइंट पे मीन मीडियन मोड बराबर होता है जब डेटा नॉर्मल हो तब। नॉर्मल मतलब जितना इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना इधर, तो 50% इधर है 50% इधर है, ये जो टॉप का पॉइंट है, दिस पॉइंट, दैट इज द पॉइंट वेयर मीन इज इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये वैल्यू आ जाता है, राइट। तो ये चीज है। अब आता है कि मीन मीडियन मोड का सेम स्कोर है, तब तो ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन कई बार आपको बोलेंगे कि ये है दो वैल्यू एक का निकालिए, राइट। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे और फॉर्मूले हैं, और एडवांस स्टेज में जब आप स्टैट्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मीन मीडियन मोड में और कितने तरीके के रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट एनसीईआरटी में इतना दिया है, हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। अब स्क्यूड डेटा है, तो अब देखिए स्क्यूनेस जो है, अगर आप देखेंगे डिस्टॉर्शन जो है डेटा में, कि किसी एक तरफ को डेटा देखिए आपको बेंट दिखता है, राइट। तो आप स्कोर्स को देखिए और फ्रीक्वेंसी को देखिए, यहाँ दिख रहा है मोड यहाँ है, मीडियन यहाँ है, मीन यहाँ है, राइट। टेंडेंसी टुवर्ड्स इस तरफ है, राइट, जीरो की तरफ, ये लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, अगर ऐसे याद रखेंगे तो। और अगर आप देखिए इधर की तरफ डेटा है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। ये सब बातों को थोड़ा थोड़ा आप ध्यान में रख के पढ़ सकते हैं। अगला चीज है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्कैटरिंग ऑफ डेटा को बताता है, डेटा कितना स्कैटर्ड है। पहले हमने क्या सीखा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कितना सेंट्रली अलाइंड है डेटा। अब सीख रहे हैं कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूर दूर है डेटा, राइट। तो यहाँ पे आपको स्कोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स को यूज करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, जैसे रेंज देखेंगे, एक चीज होती है, राइट, जो सबसे कॉमन है कि आपको कितना रेंज है,
डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, तो समझ आएगा। और इसमें स्टेबल या होमोजेनस डेटा है या अनस्टेबल या हेट्रोजेनस डेटा है, वो डिपेंड करता है किस तरीके का डेटा होगा, राइट। होमोजेनस का मतलब जिसका नेचर सिमिलर है, हेट्रोजेनस का मतलब जिसका नेचर अलग 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 है, राइट। तो आप देख सकते हैं इसमें डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी निकालते हैं। तो डिस्पर्जन सबसे अच्छा चीज कब होता है, जब भी आप डाइवर्सिटी को कहीं पढ़ रहे हो, राइट। जब चीजें डाइवर्स हों, अलग अलग चीजें जब हों सिस्टम में, वैसा कोई अगर रिसर्च कर रहे हैं, वैसा कोई अगर काम कर रहे हैं, तो डिस्पर्जन के मेजर्स काम आएंगे। और अर्थ पे अगर आप देखिए ज्यादातर फिनोमेना ना वैरायटी है उसमें, राइट, यूनिकनेसेस है, इसलिए डिस्पर्जन का इस्तेमाल अक्सर आप देखेंगे होते हुए, जिसमें स्प्रेड हो, डाइवर्सिटी हो, जैसे बायोडाइवर्सिटी पढ़ना हो आपको, राइट, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, राइट। तो ये चीजें हैं, इसमें दो बेसिक पर्पस है, पहला है नेचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ सीरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझना, और दूसरा है इट परमिट्स कंपैरिजन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। तो स्टेबिलिटी और होमोजेनिटी को समझने के लिए आपको ये कर सकते हैं। तो मेथड्स में क्या क्या आएगा, तो जैसे एक तो रेंज है, फिर आता है क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सब है डेविएशंस, फिर मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लॉरेंस कर्व, राइट। ये मैक्सो लॉरेंस थे, मैक्स ओ लॉरेंस, जिनके नाम पे ये लॉरेंस कर्व भी है। तो आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये जितनी भी बातें कही गई उसको एक एक करके समझते हैं। तो रेंज क्या है, ये डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का किसी सीरीज में। अब जैसे ये सीरीज है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 100 है और 40 है, तो रेंज हो गया इसका 60, राइट। तो आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली। तो ये चीज है। अब इसमें आता है स्टैंडर्ड डेविएशन की बात, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे वाइडली यूज्ड मेजर है डिस्पर्जन का, बहुत कॉमनली। और स्क्वायर रूट, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी इसको कहते हैं, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह के है, राइट। यहाँ पे सिग्मा यूज किया जाता है, ये जो अल्फाबेट है ग्रीक लेटर का, राइट। ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें रूट आपको देखिए रूट वैल्यू है, फिर समेशन एक्स स्क्वायर है अपॉन एन है, राइट। तो इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन कहते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपका क्या है, अगर रूट हटा देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो ये समेशन एक्स अपॉन एन क्या था, याद होगा आपको, ये तो मीन वैल्यू था। तो ये रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इसको इसीलिए कहते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसको कैसे निकालते हैं, राइट। तो अगर आप देखिए यहाँ पे एक शब्द है वेरिएंस भी दिया गया है, तो इन सिंपल वे क्या है, ये स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, इज कॉल्ड वेरिएंस, इसको बस याद रखिए आप। अब आते हैं फॉर्मूला में, अनग्रुप डेटा है एज यूजुअल। इसमें अब क्या निकालेंगे, क्योंकि आपका फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, तो समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन चाहिए, उसके बाद रूट चाहिए। तो सबसे पहले आप एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ, राइट। ये एक्स माइनस एक्स बार है, यानी मीन वैल्यू को मेन एक्स वैल्यू में से माइनस कर रहे हैं आप, राइट। तो आप देखिए पहले क्या है आपके पास, एक्स दिया है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मीन तो यहीं से निकल जाएगा, मीन आपने 5 निकाल लिया, फिर आप एक्स माइनस एक्स बार निकालिए, राइट। जब आप वो निकाल लेंगे उसके बाद एक्स स्क्वायर की बात आती है, जब आप उसको स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। अब काफी लोग यहाँ गड़बड़ क्या करते हैं, पहले ही उसको निकाल के उसका स्क्वायर कर देते हैं। ये नहीं करना, आपको एक्स स्क्वायर तब मिलेगा जब एक्स का वैल्यू मिलेगा, उसका स्क्वायर यहाँ लिखिए, फिर उसका समेशन यहाँ लिखिए। ये चीज बहुत जरूरी होता है वैल्यू को निकालने के लिए, राइट। तो ये उसके बाद आप इसमें फॉर्मूला में डालेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिया भी गया है किस तरीके से निकालना है, राइट। अब इसके लिए यहाँ पे और भी मेथड दिया गया है, फर्दर आप देख सकते हैं, ये तो रूट वाला दिया ही गया है मेथड। इसके अलावा आप आगे देखिए तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसमें थोड़ा सा और एडिशनल आपको एक और फॉर्मूला है जहाँ पे ये भी दे दिया गया है, तो आप जो फॉर्मूला यूज करना चाहे कर सकते हैं। अब सीवी जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट एक ऐसा वैल्यू होता है जो रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ मेजरमेंट के लिए, राइट। तो सीवी एक्सप्रेसेस स्टैंडर्ड डेविएशन एज परसेंटेज ऑफ द मीन, राइट। तो सीवी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आ गया, उसके अपॉन मीन कर दीजिए और फिर इंटू 100 कर दीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन बाय, आप क्या करेंगे, एक्स बार और इंटू 100 कर देंगे, तो ये निकल जाएगा सीवी, सिंपल चीज है, राइट। तो इस तरह से आप निकाल के देखिए, आपको दिख जाएगा परसेंटेज में। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर आता है रैंक कोरिलेशन। अब ये रैंक कोरिलेशन जो है वो सबसे पहले एक इंग्लिश यानी ब्रिटिश कौन थे, प्रोफेसर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, राइट। उनका नाम था स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कहते हैं, 1904 में उन्होंने ये दिया था फॉर्मूला। और उसके वजह से आप क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं वेरिएबल्स में और दोनों के बीच में क्या रिश्ता देखते हैं। तो अब ये कोरिलेशन क्या हो गया, ये मेजर किस चीज का है, अब ये रिलेशनशिप का मेजर है बिटवीन
टू वेरिएबल्स। तो इसमें तो दो वेरिएबल होगा, सिंगल वेरिएबल नहीं होगा, तभी आप मेजर करेंगे दोनों के बीच में कि क्या डायरेक्शन है, क्या डिग्री है। तो डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन को समझना है तो इसके लिए आपको ये कुछ चीजें समझना चाहिए। जैसे तीन पॉसिबिलिटी होंगी। विद द इंक्रीज इन इनपुट द आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस। दो वेरिएबल है, इंक्रीज इनपुट किया तो आउटपुट बढ़ा, या एक इनपुट बढ़ा तो आउटपुट डिक्रीज हुआ, या कोई चेंज नहीं हुआ। तो पहला केस क्या कह रहा है, इनपुट और आउटपुट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है तो क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, यानी नेगेटिव है। और अगर दोनों के बढ़ने घटने से एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, वन इज नॉट अफेक्टिंग द अदर। राइट, तो ये चीजें आप देख सकते हैं वेरिएबल्स में, और इसके ग्राफिकली यहां दिया गया है। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है हम लोग निकालते हैं कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या वीक कोरिलेशन है। अब इसका वैल्यू देखिए, -1 से 0 से +1 तक जाता है। राइट, तो आप अगर इस बीच में अगर कहीं लाई करते हैं तो आप बता सकते हैं। राइट, इधर ज्यादा है 0 से इस तरफ तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है या एवरेज पॉजिटिव है या न्यूट्रल रिलेशनशिप है, ये एक्सटेंट आपको बता देगा। इस तरीके से यहाँ चार्ट भी दे दिया गया, स्प्रेड ऑफ डायरेक्शन एंड डिग्री, कि दोनों डेटा का जब वैल्यू आएगा, वैल्यू इसका हमेशा आएगा या तो 0 से -1 के बीच, या 0 से +1 के बीच, या 0। राइट, तो आप स्कैटर डायग्राम के थ्रू भी इसको देख सकते हैं कि कितना परफेक्शन है। तो स्कैटर डायग्राम प्लॉटिंग होती है इस तरीके से। राइट, आई एम श्योर कि आपको लैब वर्क में, आपको प्रैक्टिकल वर्क में इसको प्लॉट करके ग्राफ पेपर पे देखना होगा। राइट, मैं यहाँ पे वो सब चीज नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट अगर स्कैटर डायग्राम आप देखेंगे, अब ये चीजें जो है क्या होती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो स्कैटर डायग्राम आपको बहुत क्लियरली बताता है कि किस तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे आप देखिए कोरिलेशंस और इसका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का, देखिए लार्जर इज स्कैटरिंग, वीकर इज कोरिलेशन। अगर डेटा में स्कैटरिंग बहुत ज्यादा है, भाई जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ये वीक डेटा है, मतलब वीक कोरिलेशन है, वेरिएबल्स एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है। राइट, यहाँ पे थोड़ा सा लगभग एक लाइन पे है। राइट, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूं तो रफली लाइन के करीब है, और इसमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर एक लाइन खींचूं तो लाइन पे ही बहुत सारे हैं और लाइन से ज्यादा दूर नहीं है। राइट, ये दोनों वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप इक्वल होना चाहिए। राइट, ये वैल्यू है इक्वल वाला। तो इस लाइन पे अगर आप प्लॉट करेंगे तो इसके करीब है, यानी एक सेंट्रल लाइन के अगर करीब है नंबर्स या नहीं है, ये आपको देख सकते हैं, इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें क्या है, किस तरीके का रिलेशनशिप है। अब कैलकुलेटिंग कोरिलेशन के लिए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है जो मैंने आपको बताया, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं। राइट, जैसे वहां पे सिग्मा रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे रो से करते हैं। तो आप रो वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो ये रहा 6 σ d² / n²-1, इस तरीके से फॉर्मूला बनाया हुआ है। मैंने नहीं बनाया फॉर्मूला, स्पीयरमैन साहब ने बनाया है। तो आप उनको डांट सकते हैं कि सर आपने इतना टफ फॉर्मूला क्यों बनाया, इतना सारा कंप्यूटेशन करना पड़ता है। बट इस फॉर्मूला को समझ लीजिए अच्छे से, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल वैल्यूज हैं। हर वैल्यू अगर आपको निकाल दिया जाए तो बस कंप्यूट क्या करना है, प्लस माइनस ही तो करना है। तो आप इसको समझ लीजिए इस कोर्स को। इसमें आप देखिए जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल है। राइट, अब यहाँ पे देखिए आप एक्स आर और वाई आर निकाल रहे हैं तो रैंकिंग करना है। तो अब रैंकिंग करेंगे तो सबके रैंक्स निकल गए, इनके रैंकिंग आप पहले कर लीजिए कौन सा कितना नंबर का है। राइट, जैसे अब देखिए रैंक 1 क्या है, 20 है, सबसे बड़ा नंबर है। राइट, तो इस तरीके से रैंक 2 है, 18 है। तो पहले रैंकिंग करेंगे तो एक्स का रैंक, वाई का रैंक, दोनों का रैंक आ गया। अब डी वैल्यू निकालेंगे। तो डी वैल्यू कैसे निकल रहा है आप गौर करिए, जब आप माइनस करेंगे रैंक का तब निकल के आएगा। राइट, तो 10 में से 1, 10 में से 9, 7 में से 5, और ये हमेशा रैंक में माइनस नहीं होगा यहाँ कुछ भी। राइट, यहाँ पे जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, एक रैंक का डिफरेंस है तो एक लिखेंगे। तो डी वैल्यू आ गया, और फिर डी स्क्वायर करेंगे। अगर आप माइनस भी लिखेंगे तो स्क्वायर तो होगा ही अगले यूनिट में, तो यहाँ पे स्क्वायर होकर 1 हो जाएगा, फिर आपको डी स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। राइट, और फिर आप फॉर्मूला में यूज करिए डी स्क्वायर का वैल्यू जहाँ पे देना है। राइट, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा इसका, हो गया। राइट, तो इस तरीके से आप इसको सामान्य तरीके से सीखिए सिंपल वे में कि ये रो कैसे निकलता है, डी का वैल्यू कैसे आया, रैंकिंग कैसे करते हैं। राइट, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें दी गई हैं यहाँ पे। और अब ये जो है बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लोग एक क्लिक में कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्योंकि स्कूल डेज के लिए है, बहुत ज्यादा आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। हो सकता है लैब में आपको बताया जाए। तो अगर आपके स्कूल में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, या जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अगर पहले कर रखा है लैब में या एक्सेल पे, जानते हैं करना, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। राइट, आप उनके ऊपर ये फॉर्मूले डायरेक्टली डले होते हैं, आप सिर्फ डेटा डालिए और उनको सेलेक्ट करिए, उनको असाइन कर दीजिए वैल्यूज, अपने आप ही ये चीजें हो जाती हैं। तो अब बहुत आसान हो गया है। राइट, लेकिन आप इसको सीखिए कि बैकग्राउंड क्या है।
राइट, किस तरीके से कंप्यूट किया गया है, उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा समझदारी बढ़ाने में, थोड़ा रिवीजन करने में शॉर्ट में। सो ऑल द बेस्ट विशेस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।